नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से विद्युत का अगला पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग बेसिक कंसेप्ट को समझे होंगे और उसमें हम लोग स्थिर वैद्युत और गतिशील वैद्युत की बात की थी। गतिशील वैद्युत को ही विद्युत धारा कहते हैं और उसमें हम आवेश तक की चर्चा कर चुके थे। और आवेश से संबंधित एक नियम है जिसे कहा गया है कूलाम का नियम, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप मेरा गुरुत्वाकर्षण वाला अगर वीडियो देखें तो हूबहू वही नियम लगता है, उसी तरीके का नियम लगता है कूलाम के नियम में भी। तो आइए बात करते हैं कि ये विद्युत धारा क्या है। विद्युत आवेश की प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, इससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ये प्रवाह के समय दर, जैसे दर मतलब रेट, समझते हैं ना, कितने रुपए प्रति केजी है, प्रति पूछते हैं ना तो वो रेट है, दर है। तो ये कह रहा है विद्युत आवेश की प्रवाह दर मतलब धारा, ठीक है ना, या विद्युत धारा जो भी कहें आप, विद्युत धारा इक्वल टू क्या हुआ, विद्युत आवेश। आवेश को किससे दिखाते थे, क्यू से, ठीक है ना। आवेश के प्रवाह की दर, कितना आवेश, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये हो गया आवेश, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समय। देखिए, आवेश प्रति समय दर हुआ कि नहीं। जैसे कह दूँ 10 रुपये प्रति केजी है, 10 रुपये प्रति केजी, तो केजी नीचे लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहीं कहीं आपको ये इस रूप में मिलेगा, विद्युत धारा की तीव्रता, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो आप विद्युत धारा को समझ गए। विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है ना, कैपिटल आई या स्मॉल आई लिख दे रहा हूं मैं। और आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल क्यू भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और समय टी। तो अब बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम देगा ये, जितना भी टाइम दे आपको सेकेंड मिलाना है। मतलब धारा का मात्रक हुआ कूलाम प्रति सेकेंड, या जो एक मूल मात्रक है इस धारा का मात्रक एम्पियर, क्या है, एम्पियर। तो याद रहे, कभी कभी फंसाने के लिए दे दे 1 कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे 1 एम्पियर के बराबर होता है। अर्थात जब परिपथ में, परिपथ अभी हम लोग बात करेंगे, जब परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होगी, तो हम कहेंगे परिपथ में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो गई। अर्थात I = Q/T, ये आपको याद रखना है। इसी से आप Q = IT ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आवेश क्या है, धारा कितने समय के लिए, कितने समय के साथ प्रवाहित हो रही है, वो आवेश है। क्योंकि आवेश और धारा दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। अर्थात जितना आवेश अधिक होगा, जितना अधिक आवेश प्रवाहित होगा, उतना अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरीके से विद्युत धारा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका मात्रक आपको यही याद रखना है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रहे कूलाम आवेश का, सेकेंड समय का मात्रक, कूलाम प्रति सेकेंड को ही 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है ना। इस पे न्यूमेरिकल अगर आपको दे दे कि 5 कूलाम आवेश 60 मिनट के लिए, देखिए ध्यान सुनिएगा, 5 कूलाम आवेश, ये Q = इतना दे दिया और T समय दे दिया, 5 मिनट दे दिया। बताइए
परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो आप जानते हैं I इक्वल टू Q/T, तो 5/5, ये 1 एम्पियर मत लिखिएगा। क्यों हमने कहा, क्योंकि ये 5 मिनट दिया है, तुरंत इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में ले लीजिए, तब क्या लिखेंगे Q इक्वल टू, अब ये टोटल क्या है, गलत है, तो 5 कूलाम बटे 5 इंटू 60, 5 से 5 खत्म। आप कह सकते हैं 1/60, या 60 से क्या करिएगा आप डिवाइड करिएगा, 60 से क्या करिएगा डिवाइड करिएगा, अब आपका जितना भी आ जाए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा I इतना एम्पियर। मैं ये एक्यूरेट नहीं लिखा हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, मैं इसको ऐसे लिख दूँगा 1/60, और जब 1 में आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो लिखिएगा आप। मैं 0 पॉइंट लगा दे रहा हूँ, जाएगा नहीं तो 0 टाइम ले गया हूँ कि नहीं, तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 हो गया तो एक बार ले गया, यहाँ पर 40 बचा, पॉइंट लगा है, लगभग मैं इतना लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इतना एम्पियर क्या होगा उस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। याद रहिए फार्मूले का यूज कब करेंगे, ये फार्मूला माइंड में रहना चाहिए, और जो दिया है उसको डिनोट करने आना चाहिए कि आवेश दिया है तो Q से, समय दिया है तो T से, धारा दिया है तो I से। फिर उसके बाद में आप सोचेंगे कि ये रिलेशन हम लोग कहाँ पढ़े हैं, मैं इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। तो क्या ये समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। ये कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या है, फिर विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे, इसके बाद ओम का नियम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो सुनकर लिख सकते हैं, लेकिन थियरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, उसका फार्मूला पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर मैं ये बात करूँ, एक ये आवेश है Q1 है, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, और एक आवेश ये है Q2 है, ठीक है। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ रहे थे, एक m द्रव्यमान का ये है और एक m द्रव्यमान का ये है, तो दुनिया का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, यही पढ़े थे। तो उसी तरीके से आवेश जो है, आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करेंगे तो एक बल लगेगा। तो अगर मैं बात कर लूँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है r है, ठीक है, इस पे आवेश, ये दो पार्टिकल हैं, ये दो आवेश हैं, Q1 Q2 चार्ज है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो अब देखिए ये पिंड के बीच में जब फोर्स लग रहा था तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये आवेश के बीच में लग रहा है तो विद्युत बल कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल, जैसे उसमें था m1 इंटू m2, उसी तरह Q1 इंटू Q2। एक इक्वेशन ये मिल गया, मतलब कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इनके आवेश पर निर्भर करता है, एकदम इसके समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत बल किसके समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये देखिए, ये बराबर बोल सकते हैं समानुपाती है तो, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दूसरा इक्वेशन क्या मिलता है, तो फिर से वही जैसे इसमें था, तो F प्रोपोर्शनल 1/r², तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 अगर आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r² ये बन जाता है। अब जिस प्रकार सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आया था, उसी प्रकार इसमें भी एक वैद्युत स्थिरांक आ जाएगा, और उस वैद्युत स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं, K से। तो K Q1 Q2 अपान r²। बस आपको यही याद रखना है कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कूलाम का नियम है,
फार्मूला दे देगा तो फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। ये क्या है? कूलाम नियतांक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कूलाम नियतांक। नियतांक मतलब स्थिरांक, कांस्टेंट, ठीक है ना। कूलाम कांस्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कूलाम का नियम समझ में आया होगा। अगर इस पे न्यूमेरिकल अभी तक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं गया, हाँ, लेकिन IIT JEE और नीट की जो तैयारी कर रहेंगे उसके लिए तो ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उसका लेवल कुछ और है। उस पर खूब एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, उसका लेवल अलग है। हम लोग जनरल साइंस के थ्रू पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसके लिए इतना काफ़ी है। अगर आ भी गया, बल आपसे पूछ देगा, दे देगा कि दो आवेश क्रमशः इतना तथा इतना है, जो भी दे दे, जैसे कि 5 कूलाम तथा 3 कूलाम है, इनके बीच की दूरी इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर, जो भी है, इसको मीटर में ही आप कन्वर्ट करिएगा। ये R क्या है? मीटर में है। डिस्टेंस क्या है? मीटर में। 5 मीटर की दूरी है, तो बताइए इन आवेशों के द्वारा लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? तो Q1 इंटू Q2 रखेंगे, 5 इंटू 3 अपन 5 मीटर तो 5 स्क्वायर रख देंगे, आपका विद्युत बल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब विद्युत विभवांतर क्या है? चलिए, विद्युत विभवांतर पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे ओम के नियम का। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई एक ये आवेश है, ठीक है। चलिए, ये मैं एक वायर ही बना लेता हूँ। ये एक वायर बना लिया, ये Q1 आवेश है, ठीक है। अब इस Q1 आवेश के पास मुझे कोई ये Q2 आवेश लाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, Q1 आवेश के पास कोई Q2 आवेश लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा, Q1 आवेश के पास कोई Q2 आवेश लाने के लिए जो हमें कार्य किया जाएगा, वही इन दोनों के बीच के बिंदु, ये जो दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विद्युत उत्पन्न होगा वही विद्युत विभवांतर होगा। क्या होगा? विद्युत विभवांतर होगा। देखिए, एक और तरीका सोचिए, जैसे ये Q है, ये इसका मानकर चलिए क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ तक, जैसे कि विद्युत, ये विद्युत क्षेत्र सपोज करिए, और एक यहाँ पर Q2 है, तो इसको यहाँ पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? मैंने कहा कि एकांक धन आवेश अगर है हमारे पास, ये धन आवेश, ये दो आवेश हैं, इस आवेश के पास अगर इस आवेश को लाना है हमें, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए, विद्युत विभवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं? V से, ठीक है ना। तो ये V इक्वल टू क्या होगा? हमें क्या किया गया? कार्य किया गया, लेकिन कार्य किसके लिए किया गया भाई? ये आवेश को लाया गया, तो V इक्वल टू W/Q। अगर ये आपको आता है तो निश्चित रूप से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन ये फार्मूला आपके दिमाग में याद होना चाहिए। अब देखिए, ज़्यादा जगह है नहीं व्हाइट बोर्ड पे हमारे, लेकिन फिर भी मैं इसे मैनेज करता हूँ। ये V मतलब इसका मात्रक क्या होगा? अगर मात्रक आप निकालेंगे तो जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम, मतलब जूल प्रति कूलाम, ठीक है। लेकिन जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है ना, इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम। बस याद रहे कि विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, और ये किसके बराबर होगा? तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
अगर लिखना है तो मैं इसको लिख भी दूंगा आपको, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे क्या कर दे रहा हूँ आपके लिए, मैं बस बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं दोनों को मिटा रहा हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग आगे ओम के नियम का। नोट्स बनाते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आएगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट केवल वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो 4 से 5 बार देखना पड़ेगा। मेरा ही नहीं, आप किसी सर का देखेंगे, इससे बेहतर टीचर हैं मुझसे, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ यूट्यूब पे। ऐसे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे कि आप कहेंगे कि वाह गजब पढ़ाने वाले हैं, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ उसमें। अब आप आगे देखिए, ओम के नियम के बारे में जानते हैं हम लोग। ओम का नियम, और ये मेरे दृष्टिकोण से देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए इसके बिना हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते, यही जान है इस चैप्टर का। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ क्या है, देखिए फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग कहेंगे तो मैं लिख दूंगा अंत में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई परिपथ अगर है हमारे पास, परिपथ मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं एक बार परिपथ बनाऊंगा। कोई परिपथ है और उस परिपथ में अगर हम किसी भौतिक अवस्था में चेंज या परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, तो विशेषतः ताप की बात हो रही है। अगर ताप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होगा। ध्यान सुनिएगा, बहने वाली ये धारा जो है उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती। यही है ओम का नियम। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटता है, इक्वल टू का साइन आता है और आर आ जाता है। ये आर क्या है, एक प्रतिरोध है। मैं आई छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध क्या है, ये विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका नाम प्रतिरोध है। अब हम लोग चर्चा भी करेंगे ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसे प्रभावित कौन कौन करता है। तो ये V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर, ये जुबान पे रटाया हुआ है। तो हमने क्या बताया आपको, मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया है, वीडियो रोक रोक करके लिखना पड़ रहा है कि टाइम बच जाए हम लोगों का। तो ये किसी चालक की भौतिक अवस्था में विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें से होकर बहने वाली या जाने वाली धारा लगाए गए सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो वही तो मैंने लिखा है, विभवांतर समानुपाती धारा। धारा को क्या दिखाते हैं, आई से, विभवांतर को दिखाते हैं वी से। तो जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल टू आ जाता है और वहाँ पर आर आ जाता है जो कि प्रतिरोध है। अब ये प्रतिरोध क्या है, तो अभी हमने बताया कि अवरोध उत्पन्न करना, अर्थात परिपथ में या चालक में धारा का अवरोध उत्पन्न करने वाले को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो प्रतिरोध आप समझ गए हैं, तो ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये देखिए 2 बातों पर निर्भर करता है, मतलब एक तो होता है तार की लंबाई के समानुपाती। ये देखिए लंबाई है, ये तार की लंबाई है, L इक्वल टू क्या है, तार की लंबाई, मतलब जिस वायर की लेंथ जितनी अधिक होगी उसका रेजिस्टेंस उतना अधिक होगा, उसमें अवरोध उतना ही अधिक होगा। जैसे एक ही वायर ले लीजिए आप, खूब लंबा 2-3 किलोमीटर से केबल तार खींचकर लाइए, आपकी लाइट डीम हो जाएगी। आपको अगर ऐसा अनुभव करना है तो वाकई में आप ज़्यादा दूरी तक, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की दूरी तक एक वायर ले जाइए जो केबल का हो। और एक बात और बताऊंगा, फिर उस पर लागू करिएगा। और दूसरा क्या करता है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना।
दूसरा किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दूसरा है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, तो ये ऐसे इस शब्द से भले ही ना पता चले, अगर मैं ये कहूँ कि तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आप समझ जाएंगे। क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हमारे पास एक वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। सपोज करिए मैंने इसको यहाँ से काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, ये वायर बचा है ना, बस यही बचा है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए मैं मार्कर में दिखाई देता हूँ। ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर की कुछ मोटाई है, तो ये देखिए ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो यही चीज़ फिर से प्राप्त होगा कि नहीं, तो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए कह रहा है तार जितना अधिक लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा, और अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो उसकी मोटाई बढ़ा दीजिए। देखिए कह रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब तार की मोटाई अगर अधिक होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। परंतु तार की मोटाई अगर कम हुई तो ये अधिक हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए मैं जो कह रहा था उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बहुत दूर तक तार खींच रहे हैं और उस तार की मोटाई कम है, जैसे कहते हैं कि बहुत दूर से लाइन खींचना है, 5 mm का तार दे दीजिए। आप 5 mm का केबल के बजाय 2 mm का ले जाइए और 1-2 किलोमीटर तक ले जाइएगा, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है डिम हो जाएगी। डिम का मतलब उसमें धारा कम प्रवाहित होगा। विद्युत बल्ब अगर वो 100 वाट वाला अगर आपको रहेगा तो आपको दिख जाएगा कि डिम है कि तेज है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा एलईडी में। तो यहाँ पर एक बात याद रहे, प्रतिरोध क्या करता है, धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या धारा में अवरोध उत्पन्न करने से कुछ दिक्कत आ सकती है क्या? जी बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। अवरोध उत्पन्न करेगा तो वायर में, उस तार में हीट उत्पन्न होगा, क्योंकि विद्युत में कई गुण होता है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, जिसे हीटर चलता है, इस्त्री मतलब आयरन चलता है, गर्म होता है, उससे बोलते हैं विद्युत प्रभाव। फिर उसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद में बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। आप देखते हैं चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि वायर तुरंत खींच लेता है अपनी ओर, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, दूसरा कटिया जाएंगे फंसाने तो खींच लेगा, तो क्या है चुंबकीय प्रभाव। इसी के वजह से जो है कि आपका मोटर चलता है, पंखा चलता है, ठीक है ना। तो सबका विद्युत का रासायनिक प्रभाव, सब प्रभाव है। तो अब इस पे ये देखिएगा कि ये रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो क्या करें कि हम लंबा तार खींच भी लें और प्रतिरोध कम रहे। अगर प्रतिरोध अधिक रहा तो गर्म होकर तार बार बार टूट जाया करेगा। बार बार तार टूट जाएगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। आप देखते हैं कि गर्मियों में लाइट दिन में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसमें किसानों का खेती रहता है, अनाज मतलब गेहूं का फसल लगा होता है, और आप यह देखेंगे कि तार बहुत दूर तक खींचा गया है। एक तो गर्मी है, दूसरा इस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें गर्मी उत्पन्न हो जा रही है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो टूट जाता है गर्मी की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे ही टूटता है चिंगारी भड़कती है और आग लग जाता है, और फसल क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। हर साल की यह घटना है। तो याद रहे हमें रेजिस्टेंस को कम करना है तो तार की मोटाई बढ़ा दीजिए। अगर आप देखेंगे दूर से अगर इलेक्ट्रिसिटी खींची गई है, वायर खींचा गया, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे उसमें तार की मोटाई अधिक रहती है, बहुत मोटा तार होता है। अगर ये भी देखिएगा कि तार अगर पतला पतला है तो तार को कई तारों से लपेट कर कुछ तार को मोटा बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। अगर लंबा तार है तो ठीक है, रहने दें, आप उस तार की मोटाई को बढ़ा दीजिए। इसीलिए जब आप दूर तक लाइट खींचेंगे तो आपको उस
वायर का, उस तार का mm मतलब उसकी मोटाई क्या करिए बढ़ा दीजिए, उसका रेडियस बढ़ा दीजिए, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। इस प्रतिरोधों को दोनों को अगर मिला दें तो R प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है ना। जैसे ही R ये हटता है एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे रो कहते हैं, इसे रो से डिनोट, इसे रो कहते हैं। ये प्रतिरोधक का एक स्थिरांक है और L/A ये आ जाता है, जिसे इस रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, दिखेगा नहीं आपको, इस रो को बोलते हैं, यहां पर मैं डिनोट कर दे रहा हूं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध निकालना होगा तो आप क्या करें, R/A/L लिख देंगे। याद रहे अगर आपसे कभी पूछ दे सेल स्थिरांक क्या होता है, तो ये आपको जो दिख रहा है L/A यही है सेल स्थिरांक। इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आप ये कर चुके होंगे। देखिए सेल स्थिरांक क्या है, ये एक केमिस्ट्री का भी पार्ट है सेल स्थिरांक। तो बस आप इतना याद रखिए, जो भी वायर है उसका लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये अनुपात ही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। तो R रेजिस्टेंस के बारे में हमने बता दिया, इसे प्रतिरोध बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है रो, इसको रो पढ़ते हैं, तो इससे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम मान लें कि तार की लंबाई 1 मीटर हो, कितना मीटर हो, 1 मीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये आप देखेंगे एक एक वैल्यू रख दें तो अंततः ये आपके पास R = रो आ जाएगा। मतलब जब तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसका क्षेत्रफल 1 स्क्वायर मीटर रख दें तो इस स्थिति में प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध समान होते हैं। कभी ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये दोनों तभी बराबर होंगे जब तार की लंबाई भी 1 मीटर हो, ये 1 मीटर हो, और इसकी मोटाई, ये जो व्यास दिख रहा है, व्यास, रेडियस नहीं, ये व्यास है जिसको डायमीटर बोलते हैं, और इसका आधा रेडियस। तो ये अगर आपके पास टोटल ये 1 मीटर है, तब उस स्थिति में प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएंगे। देखिए ये ओम का नियम था, इसमें प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, परिपथ देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।